रेत की मछली उपन्यास के प्रथम भाग में हमने नायिका की निजी जीवन के समस्याओं के बारे में पढ़ा कि कैसे वो बिना तलाक के इस निर्दयी समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब शुरुआत करते हैं कहानी के द्वितीय भाग की। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती। कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहाँ हूँ या नहीं। वह एकटक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों। रमण ऊंची आवाज़ में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ भी हो रही हो। पड़ोस के लोग कहते कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वो आवाज़ जूही और पंसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतःस्तर में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नीति के प्रति दरियात्र न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वो शायद संयोग ही उसकी इस नीति का कारण भी था कि आज वो युवक एक प्रेत आत्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमण। साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वो कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था। और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट हो रमण एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमण, और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी। क्या वहाँ उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती का अकनसाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थीं, शायद दबी आवाज़ में ताने भी। लोग ये भी कहते थे कि उसकी भाभी रमण की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमण किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीज़ें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था, और भाभी को गालियाँ देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज़ बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमे अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेट कर लोग बाहर झांकने लगते। रमण चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज़ भर्रा जाती, और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, ये शोभन, इस शोभन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वो पढ़ेगा, वो बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमण ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वो चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमण दिखा। मुझे खीज हुई और फिर वह कर्म लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वो साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है, और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो।
ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति इतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमण का वो पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची की चित्कार से और भाभी की रुदन से वातावरण काँप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमण का साहस या तो बढ़ता जाता या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वो पत्थर बराबर वहाँ दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुँचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चैन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चैन चढ़ाने लगा, तभी मेरी नज़र पड़ी रमण पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमण ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमण रोज से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब क्षोभ भर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज़ में किसी तरह मैंने रमण की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से काँप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमण की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त हैं। शर्मा जी ने पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाह कर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे भी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वो कह दूं, क्योंकि इसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से काँप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से ये कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊँगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती क्यों, और वहाँ उन सब के सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक, कि कहीं वो पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना दिया। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाते हुए बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था।
खाने को जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाज़ें आईं। माँ, तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुँह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुँची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होंगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे भी लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगीं। मेरे कंधों को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया, फिर कान के पास होठ लगाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन छड़ों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ ही ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। ये मुझे भी मालूम था। मैं ये भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बताओ बात क्या है। सच तो ये है कि अब वो बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमण की वो घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे नहीं था। किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरों को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुंबन की मधुरता के चुमके आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमण की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर, वे इसी तरह टहलते रहे। वेग से घुटती रहीं। गहरा मौन मेरे अंतराल को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता ये है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा, जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों का क्या, छोटी सी बात भी स्कैंडल बढ़ते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वो पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमण की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमण की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे थे। रमण की भाभी की एक एक बात
उसकी रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाए। रावण के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रावण ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज़ मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभो रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज़्यादा पीड़ित हैं। बहुत रात गए वो सारा कांड शांत हो गया, लेकिन शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं जल सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस लौट गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार से उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? ये मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। मैं सुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और इस सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त हैं। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट भी अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठीं और मैं काँप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलक कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा हो। शोभन भी कुछ न बोल सकी। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज़ आई, ये घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अभी उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तुम्हें मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ ना रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में करवाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस ना हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफ़ी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज़ भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं।
वहाँ कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न कि उन क्षणों में मैं कब तक वहाँ खड़ी रही नहीं कह सकती। वहाँ से हटी तो देखा कि वो उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, ये उनकी बंद आँखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठकर मैं लेट गई। अवसाद मेरे सिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी तरफ घूम जाऊं लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद से डूबी कब सो गई ये भी पता न लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुँह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी न गया। दोपहर के बाद कहीं वे आए, आंखें झुकी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीज़ें सजाने में काफ़ी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। मैं ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत ना हुई कि इनके माथे पर हाथ रख कर देखूं। तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाह कर भी मुझसे कुछ बोला न गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव एक दो दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी न जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वो नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशवरा हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन कुछ पूछ भी ना सकी। कई दिनों की सलाह मशवरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय ये हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमण माफ़ी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमण तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईने देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफ़ी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्ट देव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमण की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस ना हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफ़ी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, ये भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति इस मकान को छोड़ना उनके लिए बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कड़ से उनकी चेतना जुड़ी हुई थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वो मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने को कहा, खोई हुई आवाज़ में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी ये मकान बनवा रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अनंता शोभन जी थे। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए सोए चौंक कर उठती। उन्हें जैसे घबराहट सी भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने ये भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उन्हें कहते
कैसे छोड़ूंगी ये सब भगवान, कैसे छूटेगा ये सब, और कैसे रहा जाएगा वहाँ। ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी ये भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहाँ। लेकिन ये भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वो कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखती तो लगता उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर भी ये तय हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ़ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दिया जाए। हल्का सामान तांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। शराब, उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज़ आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसे लगा जैसे अंजूरी में भरी हुई रेत सरक कर रीत गई। बीते दिनों की वो परछाई गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए इस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी में आया कहूँ, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आई।